राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आषाढ़ पूर्णिमा के मौके पर धम्म चक्र दिवस समारोह का किया उद्घाटन। राष्ट्रपति ने इस मौके पर कहा, भगवान बुद्ध के संदेश आज महामारी के इस कठिन घड़ी में हमारे लिए प्रकाश का कार्य करते हैं। राष्ट्रपति ने कहा, खुशी पाने के लिए लालच, घृणा, हिंसा, ईर्ष्या और कई अन्य दोषों को दूर करने के लिए बुद्ध का संदेश आज भी प्रासंगिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धम्म चक्र समारोह को किया संबोधित। प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान बुद्ध की शिक्षाएं आज दुनिया के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने में हमारी मदद कर सकती हैं। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के युवाओं से हर समय प्रासंगिक भगवान बुद्ध के विचारों से जुड़े रहने का आग्रह किया। मुंबई के अंदर और बाहरी इलाकों में भारी बारिश जारी। बृहन मुंबई नगर निगम के सभी 24 वार्डों में हाई टाइड अलर्ट जारी किया गया। जरूरत पड़ने पर लोगों को निकालने की तैयारी में जुटी बीएमसी। कानपुर में पुलिस पर हमला करने के मामले में पुलिस की कार्रवाई हुई तेज। मुठभेड़ के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने सारी रात मारे छापे। 50 से अधिक लोग हिरासत में लिए गए। अपराधी विकास दुबे पर पुलिस ने 50,000 रुपये के इनाम का ऐलान किया। अपराधियों को सूचना लीक होने की आशंका में पुलिस भेदिए की संभावना की भी कर रही है जांच। 5 बार के विश्व चैंपियन लिन डैन ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा की। 2 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता लिन डैन ने सोशल मीडिया पर चीन के राष्ट्रीय टीम से संन्यास लेने का ऐलान किया। नमस्कार, हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे भाजपा द्वारा कोरोना संकट के दौरान किए गए सेवा कार्य की समीक्षा बैठक करेंगे। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित तमाम वरिष्ठ नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहेंगे। भाजपा महासचिव अरुण सिंह ने बताया कि भाजपा कार्यकर्ताओं के सेवा कार्यों का प्रस्तुतिकरण अलग अलग राज्यों से पीएम मोदी के सामने रखा जाएगा। ये पूरा कार्यक्रम डिजिटल माध्यम से होगा। कोरोना संकट के दौरान देश भर में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश पर फीड द नीडी कार्यक्रम के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं ने 22 करोड़ से अधिक जरूरतमंद लोगों को भोजन मुहैया कराया है। इसके साथ ही 4.5 करोड़ फेस मास्क का निर्माण और वितरण भी भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया है। गौरतलब है कि भाजपा ने अभी 61 वर्चुअल रैली कर मोदी सरकार की उपलब्धियों और कोरोना से लड़ने में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में भी खूब जानकारी लोगों को मुहैया कराई है। 4 PM the presentation will be done by all the states। वह प्रेजेंटेशन करेंगे जो सेवा के कार्यक्रम लॉकडाउन के अंतर्गत किए हैं। लाखों लोग उस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। प्रदेशों से प्रेजेंटेशन होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी अपने स्थान पर रहेंगे। यहाँ पे हमारे केंद्रीय कार्यालय में भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रहेंगे। सभी पार्टी के प्रमुख नेता, चाहे पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी के साथ साथ अन्य भी भारत सरकार के मंत्री उस प्रस्तुतिकरण को देखेंगे, सुनेंगे, भाग लेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी का उसमें मार्गदर्शन होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने धम्म चक्र दिवस के रूप में मनाए जाने वाले आषाढ़ पूर्णिमा समारोहों का आज राष्ट्रपति भवन से उद्घाटन किया। इन समारोहों का आयोजन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ कर रहा है। इस मौके पर सदियों से मंगोलिया में संरक्षित भारतीय मूल की मूल्यवान बौद्ध पांडुलिपि राष्ट्रपति को भेंट की गई। राष्ट्रपति ने भगवान बुद्ध की शिक्षा को अनमोल बताते हुए कहा कि उनके तर्क का बल प्रेम, करुणा और अहिंसा के इर्द गिर्द बुना हुआ है और दुनिया भर में बौद्ध धर्म का प्रसार इन शाश्वत मूल्यों पर ही निर्देशित है। His cure for human suffering remains as relevant today as it was over 2.5 millennia ago. There is no doubt that the urgency of abiding by the values
that the Buddha preached is eternal. By ignoring the soothing wisdom of every spiritual tradition, we have arrived at the juncture where we find ourselves today. It is high time we paid heed. राष्ट्रपति ने कहा कि वर्तमान में कोरोना महामारी दुनिया भर में मानव जीवन और अर्थव्यवस्थाओं को तबाह कर रही है और ऐसे में हमें बुद्ध का संदेश आशा की किरण दिखाता है। उन्होंने कहा कि लालच, घृणा, हिंसा, ईर्ष्या और कई अन्य दोषों को दूर करने के लिए बुद्ध का संदेश आज भी प्रासंगिक बना हुआ है। Today, as the pandemic ravages human lives and economies across the globe, the Buddha's message serves like a beacon. He advised people to shun greed, hatred, violence, jealousy and many other vices to find happiness. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज विश्व असाधारण चुनौतियों से निपट रहा है। इन चुनौतियों का स्थायी समाधान भगवान बुद्ध के आदर्शों से मिल सकता है। ये पूर्व में भी प्रासंगिक थे, ये वर्तमान में भी प्रासंगिक हैं और ये भविष्य में भी प्रासंगिक रहेंगे। प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि वो भगवान बुद्ध के विचारों को अपनाएं, जो कि उन्हें प्रेरित करेंगे और साथ ही भविष्य में आगे बढ़ने का रास्ता भी दिखाएंगे। Our youth, if you want to see a great example of how hope, innovation and compassion can remove suffering, it is our startup sector led by our youth. Bright young minds are finding solutions to global problems. India has one of the largest startup ecosystems. I would urge my young friends to also stay connected with the thoughts of Lord Buddha. They will motivate and show the way ahead. At times, they will even calm you down or cheer you up. प्रधानमंत्री ने साथ ही कहा कि सरकार का बौद्ध तीर्थ स्थलों तक कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर है, जिसके तहत कैबिनेट ने कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में बदले जाने को मंजूरी दी है। The Indian cabinet announced that Kushinagar airport will be an international one. This will bring so many people, pilgrims and tourists. It would also generate economic opportunities for many. India awaits you. वहीं मंगोलिया के राष्ट्रपति खाल्तमागिन बटुल्गा का विशेष संदेश मंगोलिया के राजदूत गोनचिंग गनबोल्ड ने पढ़ा। संदेश में मंगोलियाई राष्ट्रपति ने लिखा है कि उनके देश ने महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों से सीखा है कि दया और शांतिपूर्ण रवैये से बड़े गतिरोध को हल किया जा सकता है। Mongolians have learned from Buddhism and cherish and have cultivated its ideas such as compassion, benevolence, and peaceful resolution of differences. I am confident that through the Dharmachakra Divas event, sorts of famous religious, cultural, social figures will be compassionately shared with the people, and that it will increase the international significance of Buddhism, help to build a better world and better tomorrow through peace and stability, and spread the call for the wave of peace. I am proud to say that you Buddhists have great potential for spreading peace not only in your body, in your family and country, but also the world over. और आइए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के कई इलाकों में जारी भारी बारिश के बीच मुंबई के मैरीन ड्राइव में समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। बृहन मुंबई नगर निगम बीएमसी ने मुंबई के लोगों को समुद्र तटों से दूर रहने की चेतावनी जारी की है। भारतीय मौसम विभाग ने पालघर, मुंबई, ठाणे और रायगढ़ जिलों में कई जगहों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मुंबई पुलिस ने लोगों से अपने घरों से बाहर नहीं निकलने को कहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल से फोन पर बात की और असम में बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति की समीक्षा की। इस बातचीत के बाद पीएम ने ट्वीट के माध्यम से कहा, असम के मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी से बात की और राज्य के भागों में बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति की समीक्षा की। प्रभावित लोगों को केंद्र की ओर से हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में बाढ़ से जान गंवाने वाले व्यक्तियों के निकटतम परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की मंजूरी दी है। असम में बाढ़ से राज्य के 20 जिले अभी भी प्रभावित हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में स्थिति में सुधार के कुछ संकेत मिले हैं, लेकिन कुछ जगहों पर जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। बाढ़ से राज्य में 13,26,000 लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में बाढ़ से एक व्यक्ति की मौत भी हुई है, जिससे इस मौसम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है। प्रदेश में कुल मिलाकर 156 राहत शिविर और वितरण केंद्र बनाए गए हैं, जहां 11,741 लोग रह रहे हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ द्वारा चलाए गए राहत और बचाव अभियान में पिछले 24 घंटों में 1,189 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। वहीं विश्व प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अभी भी पानी में डूबा हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री ने एक उच्च स्तरीय बैठक में मानसून और देश भर की प्रमुख बाढ़ संभावित नदियों में बाढ़ की स्थिति से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। अमित शाह ने अधिकारियों को बाढ़ का प्रभाव कम करने और जानमाल के कम से कम नुकसान के लिए एक सुनियोजित योजना बनाने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने देश के प्रमुख जोन में बाढ़ और जलस्तर बढ़ने की भविष्यवाणी के लिए एक स्थायी व्यवस्था बनाने के लिए संबंधित एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल पर भी जोर दिया। उन्होंने बिहार, पूर्वोत्तर राज्यों और उत्तर प्रदेश में हर साल आने वाली बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान प्रदान करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने जल शक्ति मंत्रालय और केंद्रीय जल आयोग को देश भर के प्रमुख बांधों की वास्तविक भंडारण क्षमता की समीक्षा करने का भी निर्देश दिया, ताकि जल की समय पर निकासी और बाढ़ रोकना सुनिश्चित किया जा सके। बैठक में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सचिव ने एक प्रस्तुति दी और देश के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ संबंधित जानकारी दी। बैठक में एनडीआरएफ और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी प्रस्तुतियां दी। बैठक में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, संबंधित मंत्रालयों और एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। आठ पुलिसकर्मियों की शहादत के बाद कुख्यात अपराधी विकास दुबे की तलाश उत्तर प्रदेश में तेज हो गई है। यूपी पुलिस ने विकास की गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ सहित करीब 100 टीमें लगाई हैं। जिस बर्बरता के साथ पुलिस पर अपराधियों ने फायरिंग की, उसको लेकर शासन और प्रशासन सख्त है। रात भर छापेमारी की गई है। 50 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे अलग अलग पूछताछ की जा रही है। वहीं यूपी पुलिस ने विकास दुबे के बारे में जानकारी देने वाले को 50,000 रुपये का इनाम देने का ऐलान किया है। गौरतलब है कि कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव में कुख्यात अपराधी विकास दुबे की गिरफ्तारी करने पहुंची पुलिस टीम पर बदमाशों ने घात लगाकर हमला किया था। इस हमले में क्षेत्राधिकारी समेत 8 पुलिस के जवान शहीद हो गए। 5 जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें 4 की हालत अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। इस सब के बीच यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि शहीद पुलिसकर्मियों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा और उन सभी अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। हमारे बहादुर जवान, सब इंस्पेक्टर और सीओ अपना कर्तव्य पालन करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए हैं। हम अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और जो भी अपराधी इसके लिए जिम्मेदार हैं वो न बच पाएंगे, न छिप पाएंगे, न उन्हें कोई बचा पाएगा। उनको खोज निकालने के लिए बड़े स्तर पर कार्रवाई हो रही है। कई टीमों का गठन हो चुका है और एक एक अपराधी को खोज निकाला जाएगा। कैसे इस प्रकार की घटना को अंजाम देने में अपराधी सफल हुए हैं, इसका भी पता लगाया जा रहा है। और इसी के साथ हम इस बुलेटिन को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।